Hello everyone, this is Shashi. Welcome to NTA NEET Test 90 Chemistry discussion. So let's start with the first question. Identify the compound in which phosphorus exists in the oxidation state +1. तो फॉस्फोनिक एसिड गिवन है हमें और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे है कि हम इसका स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फार्मूला पता रखें. जैसे फॉस्फोनिक एसिड इज़ H3PO3, फॉस्फोनिक एसिड फॉस्फिनिक इज़ H3PO2. तो अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मतलब अगर हम सॉल्व करें, जैसे हाइड्रोजन के लिए +1 है तो 3 इंटू +1 3 हो गया. फॉस्फोरस के लिए x मान लीजिए. ऑक्सीजन के लिए -2, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6 एंड ओवरऑल न्यूट्रल है, देयरफॉर 0. तो यहाँ से आ गया x इज़ इक्वल टू +3. यही अगर हम सेकंड में सॉल्व करें तो हाइड्रोजन के लिए 3 है, फॉस्फोरस को x मान लिया, -4 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू +1. तो +1 फॉस्फोरस का आ रहा है फॉस्फेनिक एसिड में. ऐसे ही आप पायरोफॉस्फोरस मतलब H4P2O5 में चेक कर सकते हैं. और ऑर्थोफॉस्फोरिक जो कि अपना ट्राई प्रोटिक एसिड है H3PO4, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सेम है जैसे इसमें 4 + 2x -10 इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा -10 और +4 -6 हो गया, तो अगेन x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा. सिमिलरली आप फोर्थ में भी सॉल्व कर सकते हैं. द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड C8H10 है और हमें क्या बनाना है इसे, एरोमेटिक. तो नियरेस्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड हमें पता है, मोस्ट फेमस अपने सिलेबस में, दैट इज़ बेंजीन. और बेंजीन रखने के बाद 6 कार्बन हमने यूज़ कर लिया है, अपने पास 2 कार्बन बचे हैं. 2 कार्बन को आप ऐसे लगा दो, या फिर आप 2 कार्बन को मिथाइल के फॉर्म में लगा दो. तो मिथाइल के फॉर्म में लगाने के लिए अपने पास 3 डिफरेंट पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा और पैरा. ये 3 पोजीशंस हैं. तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, 4 स्ट्रक्चर हो गए. टोटल 4 स्ट्रक्चर्स यहाँ से बन जाएंगे. तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर. एसिटामाइड व्हेन हीटेड विथ PCl5 गिव. अब यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है जो इन्होंने आंसर दिया है और जो थिंकिंग जिससे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. NH2 है एसिटामाइड और PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपको वो रिएक्शन पता होगी. जैसे सिंपल हम Cl 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 है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, फॉस्फोरस पे एक क्लोरीन डिपार्ट करेगा, इससे ये बन रहा है डबल बॉन्ड O PCl4 और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और एक Cl- बाहर निकल गया और ये NH2. अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी पुश करेगा इधर, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस गेन कर लेगा, फॉर्मल चार्ज इस पर फिर से 0 हो जाएगा. तो यहाँ से ये आ रहा है डबल बॉन्ड NH2O PCl4 और Cl- है, बट अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा. तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और ये नाइट्रोजन लूज़ कर रहा है. इन्होंने जो आंसर दिया है उस आंसर के अकॉर्डिंग इन्होंने दूसरा मैकेनिज्म फॉलो किया है. इन्होंने NH2 के बाद ये जो डबल बॉन्ड O PCl4 बना है, इस पर इन्होंने Cl- का इसी जगह पे अटैक करा दिया है और एक ऑक्सीजन इस तरह से इन्होंने रिमूव करा दिया है. मतलब एक बार डबल बॉन्ड को रिमूव कराया है. तो इससे मैं दोनों मैकेनिज़्म ही आपको शो कर रहा हूँ कि क्योंकि हम हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग करने से क्या होता है कि ये NH2 वैसे तो वीक बेस होता है, बट अब स्ट्रॉन्ग मतलब प्रोटॉन निकलना रिलेटिवली आसान हो जाएगा. तो ये हो रहा था PCl4. और इसके बाद फिर अब नाइट्रोजन अगर पुश करेगा अपने लोन पेयर को तो ये PCl4 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ये NH2+ बन जाएगा और एक Cl, और दोबारा फिर से कोई Cl- या O PCl4 जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अगर जा रहा है तो ये बन रहा है POCl4. फिर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर वापस पुश करेगा तो एक Cl फिर से डिपार्ट कर जाएगा. तो वो जो Cl मिल रहा है वो Cl यहाँ पे फिर से अटैक करेगा. तो ये ऐसा कंपाउंड मिल रहा है Cl और NH2. ठीक है, तो इन्होंने जो आंसर दिया वो ये है. बट व्हाट आई थिंक कि अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, हम अपने मैकेनिज़्म पे मूव करते हैं तो हाइड्रोजन अब यहाँ से लूज़ हो सकता है. Cl- एक हाइड्रोजन को
एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बन रहा है NH और OPCl4, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन फिर से आप एन नाइट्रोजन पे लोन पेयर अभी भी है, तो नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन डिपार्ट कर जाएगा, तो ऑक्सीजन डिपार्ट करेगा तो OPCl4 पूरा ही डिपार्ट करेगा, तो इससे ये C ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस बन गया। और OPCl4 तो फिर से वही हो रहा है, PCl4 जो निकल रहा है यहाँ पे एक ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये वापस इस पे आएगा, तो Cl माइनस फिर से निकलेगा और वो Cl माइनस फिर से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये CH3CN यहाँ से बन रहा है। तो वो अकॉर्डिंग टू मी CH3CN आंसर होना चाहिए। हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग करने के बाद वैसे भी सोचो आपकी यहाँ से HCl का निकलना, जैसे H2O निकल जाता है वैसे ही HCl का निकलना यहाँ से आसान हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा फेवरेबल होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर B होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगेन क्वेश्चन थोड़ा मतलब क्वेश्चन ये पता नहीं आज के पेपर में कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे जब ये लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बोलना यहाँ पे गलत है, जैसे इसके अंदर तो रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसके पास भी ये भी साइक्लिक है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ही नहीं है, दिस इज़ नॉन एरोमेटिक। जब हम नॉन एरोमेटिक बोल रहे हैं इसका मतलब है कि इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, तो लीस्ट की तो बात नहीं करनी चाहिए हमें, और ये तो बेंजीन है ही, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगेन हम आंसर तो टिक कर ही रहे हैं, बट हमें समझना भी चाहिए कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, IUPAC नेम बताना है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, नंबर 1, 2, 3 और 4 लॉन्गेस्ट कार्बन की तरफ फिर मूव करेंगे, तो 3 पे 2 मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल और 1 ब्यूटीन, एक्चुअली ब्यूट 1 नहीं लिखना चाहिए बट स्टिल इट्स ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बुक शेप होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन इधर, तो ये दिख रहा है आपको कि ये बेंट है, टेढ़ा है, मतलब बुक शेप है, तो प्लेनर नहीं है, दिस इज़ ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। जोन रिफाइनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड प्राइमरली फॉर विच ऑफ द, प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं जोन रिफाइनिंग, ये तो पता रहना चाहिए आपको। इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम जनरेट्स, इथाइल आइसोसाइनाइड क्या है, इथाइल आइसोसाइनाइड है CH3 CH2NC, ये है इथाइल आइसोसाइनाइड। अब इथाइल आइसोसाइनाइड तो हमने बना लिया है, अब हमें क्या करना है, अगेन हाइड्रोलिसिस कराना है, तो हम फिर से मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन करेंगे। H2O मीडियम है, H2O मीडियम में ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ से ये क्या बन रहा है CH3। अब कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C और OH2 प्लस और एक लोन पेयर, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, तो अब कार्बन इधर पुश कर रहा है लोन पेयर को, और लोन पेयर को पुश करेगा, तो इससे क्या बनेगा, ये देखें, अगर ये लोन पेयर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे तो ऑलरेडी बॉन्ड 8 है ही, इलेक्ट्रॉन 8 है ही, तो H प्लस मीडियम है, हमें एसिडिक मीडियम गिवन है, तो हम एक एसिड इसको गेन करवा देते हैं, इससे ये बन गया N डबल बॉन्ड C और OH2 प्लस है, या इसी H प्लस को इधर गेन करवा दो तो OH और ये H बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये इनोल के जैसा फॉर्म हो गया है ना, डबल बॉन्ड है और इधर OH है, तो इनोल बना है, तो ये टॉटोमराइज होके NC डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा ऐसा। अब नेक्स्ट फिर से H2O इस पर अटैक कर रहा है, OH2 प्लस, या तो आप पहले नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो हम इसको पहले NH2 प्लस बना लेते हैं, जिससे लीव करना हमें आसानी से दिखेगा, C डबल बॉन्ड O H है, अब H2O का इस पर अटैक दिखाओ, तो H2O इस पर अटैक करेगा, O माइनस बन रहा है, बैक आएगा, तो ये NH2 निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें एक तो ये NH2 बनता हुआ दिख रहा है, और दूसरा ये C डबल बॉन्ड O और OH2 प्लस और एक हाइड्रोजन,
तो OH2 प्लस से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो ये C डबल बॉन्ड O, OH और एक H, तो 2 प्रोडक्ट बन गए अपने पास, एक इथाइलामीन बन रहा है और एक ये मिथेनोइक एसिड बन रहा है। तो मैकेनिज़्म ड्रॉ करने से आपको कर्ली एरो के मूवमेंट से ये सब बताना आसान हो जाता है कि किस तरह से रिएक्शन मूव कर रही। द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, है ना। ये स्टेटमेंट क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना। तो डिक्रीजेज ऑन, अगर यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया है वो इंक्रीज दे दिया है, मोलर कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर दे दिया है, तो वो गलत है। मोलर कंडक्टिविटी डिफरेंट है, कंडक्टिविटी डिफरेंट है। इन विच केस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज़ अफेक्टेड। तो NH3 में अगर हम देखें जैसे फर्स्ट ऑप्शन में, तो NH3 में ये 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और NH4 प्लस जब बन रहा है तो NH4 प्लस भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा है। वही अगर हम एल्यूमिनियम में देखें तो एल्यूमिनियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये sp2 है पहले, और AlH4 में 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गए, जिससे ये क्या बन गया, sp3 बन गया। तो चेंज हो रहा है, sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ 20 लीटर नाइट्रोजन वॉज इंक्रीज फ्रॉम 10K to 30K। देखें अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, 3 गुना टेम्परेचर कर दिया है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर 3 गुना बढ़ा है तो वॉल्यूम भी 3 गुना बढ़ जाएगा, 60 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पहले 60 है और इनिशियली 20 है, तो ये हो गया 40 लीटर। Which of the following 0.1 molar complex compound solutions will have the minimum electrical conductivity? कंडक्टिविटी जो होगी यहाँ पे वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगी। जैसे अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो 2 आयंस निकल रहे हैं, है ना, एक ये कॉम्प्लेक्स और एक Cl माइनस। इसको अगर हम देखें तो 3 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है ये, अगर वाटर में सॉल्यूबल करेंगे हम इसको देखें तो ये 4 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस के अंदर सबसे कम आयन प्रोड्यूसर है, 2 ही आयन प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट वाले में प्लेटिनम 4 है, तो इसमें 5 आयन्स प्रोड्यूस होंगे, तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अमॉर्फस सब्सटेंस। जब अमॉर्फस सब्सटेंस की बात हो रही है, जैसे Fe मेटल है, तो Fe मेटल में तो आपको पता है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, कंडक्टिविटी बिल्कुल प्रॉपर होती है। तो आयरन जो है वो क्रिस्टलाइन है, वुडजाइट, NiAs, ये सब तो हम पढ़ते ही हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। वुडजाइट सॉलिड स्टेट में जो लैटिस फॉर्म कर रहा है वो सब क्रिस्टलाइन होते हैं। अमॉर्फस फ्यूज्ड क्वार्ट्ज जो है या ग्लास जो है वो सब अमॉर्फस कंपाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल वायलेट ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो मुझे पहले लगता था कि ऑफबो जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम है। सून आई केम टू नो दैट ऑफबो इज़ अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है कि बिल्डअप करना होता है ऑफबो का मतलब। तो ये अभी भी लोग, मुझे लगता है ये स्मॉल से एक्चुअली लिखते हैं इसको। एनीवे, तो ऑफबो बिल्डअप मतलब ये हंस रूल और एनर्जी वाइज जो फीलिंग होती है वो गाइड कर रहा है, और पॉली ये बता रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन फेल होंगे और दोनों अपोजिट स्पिन के फेल होंगे। तो जैसे अगर हम ऑफबो को देखें तो एनर्जी के अकॉर्डिंग इसमें फिलिंग हो रही है और अपोजिट स्पिन के हैं। यहाँ पे हंड रूल वायलेट हो रहा है ना। पहले सिंगल मतलब इसको ऐसे फिल करना चाहिए था, 3 है तो पहले एक इसमें और एक इसमें, तो इसमें हंड्स रूल, लेकिन इसमें पॉली वायलेट नहीं हो रहा। सेकंड में देखें तो ये इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 5 है, इसमें दोनों ही सही हैं, इसमें एक गलत है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको पहले कंप्लीट नहीं भरा गया और आगे भर दिया गया, मतलब यहाँ पे हंड रूल वायलेट हो रहा है। और अगर हम इसको देखें तो दोनों सेम स्पिन के आ गए, मतलब इसमें पॉली भी वायलेट हो रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। हेक्साक्लोरोइथेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल कैम्फर। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, मैं खुद देख के बताता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें। इन अ रिएक्शन RCHO इज़ रिड्यूस टू RCH3। RCHO का रिडक्शन कर रहे हैं हम RCH3 में यूजिंग अमलगमेटेड जिंक एंड Zn और HCl के साथ, ZnHg HCl, ZnHg और HCl है,
जो कि क्लेमेंशन रिडक्शन है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें NH2 यूज़ करते हैं। स्किप्स रिएक्शन तो नहीं है ये, और ये MPV रिएक्शन भी नहीं है, ये अपने सिलेबस में भी ज़्यादा नहीं है, ये लोग लिख के आपको बस डराते रहते हैं। MPV रिएक्शन ये सब कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का रिएक्शन है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, एक तो फिनाइल है, इधर बेंजीन रिंग है, ऑक्सीजन CH3 है, HI के साथ अगेन हम मैकेनिज्म लिखें, फटाफट मैकेनिज्म लिखते हैं। H+ है तो H+ गेन करेगा ये, इससे बन जाएगा ये ऑक्सीजन OH+ और CH3। अब देखो, अब ये ऑक्सीजन को तो कोई लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि इधर अगर ये लेकर जाएगा तो मिथाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा, जो कि बहुत अनस्टेबल है, और अगर मिथाइल लेकर जाता है तो फिर फिनाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा, वो भी अनस्टेबल है। तो ये ऐसा ही रहेगा। इस पर कैसा रिएक्शन होगा? SN2 रिएक्शन होगा। I- जो है वो CH3 पे अटैक करेगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? OH बनेगा एंड CH3I बनेगा। तो OH एंड CH3I इज़ द करेक्ट आंसर। टेरिलीन इज़ ए पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टेरिलीन टेरेप्थेलिक एसिड और इथाइलिन के मिलने से ही बन रहा है, यहाँ वर्ड से ही पता चल रहा है। टेरेप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल के मिलने से ये बनता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी आप इसको बहुत पढ़ते हो। और टेरेप्थेलिक एसिड जो है वो बेंजीन पे पैरा पोजीशन पे CO2H ग्रुप और CO2H ग्रुप। एस्पिरिन इज केमिकली, लेकिन ये सब याद रखने वाले हैं। एस्पिरिन जो है वो सैलिसाइलिक एसिड का डेरिवेटिव है। CO2H और OH सैलिसाइलिक एसिड होता है, और अगर यहाँ पे OSE लगा दिया जाए तो फिर ये एस्पिरिन बन जाएगा, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड K4, K+ है और कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है। कॉम्प्लेक्स पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो आयरन को क्या लिखेंगे? फेरेट। अब हमें चार्ज देखना है, तो आयरन पे कितना चार्ज हो जाएगा? 2+ का चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 4- है। K4 है तो ये 4- है, CN6+ है तो Fe पे 2+ का चार्ज है, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। फॉर द कम्बशन ऑफ N ऑक्टेन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं। जब 25 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो H2O क्या बनेगा? रूम टेम्परेचर पे H2O लिक्विड फॉर्म में रहता है। और C8H18 जो है, जैसे जैसे हम हाइयर हाइड्रोकार्बन पे जाते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। पेंटेन हेक्सेन के बाद सब मतलब पेंटेन हेक्सेन ये सब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो C8H18 भी लिक्विड है। O2 रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? गैस। CO2 क्या होता है? गैस। H2O क्या होता है सर? गैस। H2O गैस नहीं होता, H2 होता है लिक्विड। C8H18 है, C8H18 में 8 कार्बन है, तो बैलेंस करो, इसको 8 लगा दो। और फिर हाइड्रोजन 18 है तो इधर 9 लगा दो। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 8 दूनी 16, और यहाँ पे 9 25 हो गए। चल तो इसको 25/2 कर देते हैं बस। अब हमें डेल्टा H और डेल्टा E के बीच में रिलेशन चाहिए। फार्मूला होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। तो यहाँ से देखें, अगर हम डेल्टा E तो सब में दिया हुआ है, डेल्टा NG कितना आएगा? गैसेस को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 - 25/2, मतलब 16 - 25/2। 16 - 25/2 मतलब -9/2, मतलब -4.5। तो ये वैल्यू आ रही है डेल्टा E -4.5, और हमें किलो जूल पर मोल में चाहिए। R की वैल्यू 8.3 होती है जूल के लिए। टेम्परेचर 298 है जूल में, अगर मतलब तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये किलो जूल आ जाए। तो 4.5, 8.31, 0.298, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? देखें NH3 तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। BCl3 बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास। IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल बनाया, अल्कोहल बना दिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाँ, इसको नंबर 1 मत दे देना कि OH है, बेवकूफ़ी मत करना, कोई टर्मिनल ग्रुप नहीं है ये। तो 2 पे मिथाइल है, प्रोपेन 2 ऑल है। अब यहाँ पे ये गैप भी मत दे देना, इनकी तरह बेवकूफ़ मत बन जाना।
आइसोमर्स विच कैन बी इंटरकन्वर्टेड थ्रू रोटेशन आर कॉल्ड कन्फर्मर. कन्फर्मर बोलना गलत है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलेंगे. कन्फर्मर जो होते हैं वो स्टेबल स्टेबल कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को बोलते हैं. एनीवे, एन aqueous solution contain either Hg2 plus or Hg2 plus. The given solution gives green PPT with Ki solution. अगर ग्रीन पीपीटी दे रहा है, एक तो दोनों के साथ रिएक्शन कर आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन कौन से रिएक्शन होते हैं. Hg2 प्लस के साथ अगर I माइनस रिएक्ट करता है तो ये HgI2 बनाता है और ये होता है रेड कलर का. लेकिन हमें क्या मिल रहा है? ग्रीन. तो इससे एक्चुअली हमें ग्रीन कलर का मिलता है G2I2 और NaCl के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनता है. तो एक ही गलत है, ये गलत है यहाँ पर. इट कंटेन Hg2 प्लस नहीं. 100 ml of 5 molar H2SO4 of density 1 gram per ml is mixed with 100 ml of 8 molar of density this. If there is no change in volume of resulting solution due to mixing, the molarity of the resulting mixture. ये तो भारी क्वेश्चन पूछ दिया इसने. देखें, पहले हम 5 मोलर के लिए सॉल्व करते हैं. 1 kg सॉल्वेंट लिया, मतलब वाटर. तो 1 kg सॉल्वेंट में 5 मोल H2SO4 मिल जाएगा हमें, है ना, क्योंकि 5 मोल H2SO4 में 5 × 98 ग्राम H2SO4 मिल जाएगा. वाह, क्या बात कही है. इसका मतलब है कि ये कितना हो गया? 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45 और 4 490 ग्राम H2SO4. ठीक है. तो 1 kg जब सॉल्वेंट क्या वाटर, 1 kg वाटर ले रहे हैं तो उसमें 490 ग्राम H2SO4 मिल रहा है. और इससे क्या मिल रहा है हमें? टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 1490 ग्राम सॉल्यूशन. इतना सॉल्वेंट है, इतना सोल्यूट है, तो 1000 प्लस 490 ग्राम, तो 1490 ग्राम सॉल्यूशन. ग्राम सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देते हैं किस में? मोल्स वॉल्यूम में, है ना. मास अपॉन डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी. डेंसिटी कितना दिया है? 1 ग्राम दिया है, तो 1490 मिलीलीटर सॉल्यूशन हो गया. वाह. अब देखो, 1490 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 मोल H2SO4 है, तो हमें कितना सॉल्यूशन दिया हुआ है? 100 ml. तो 1490 ml में अगर 5 मोल है तो 100 ml में कितना होगा? 5/1490 into 100 मोल. ठीक है. अब दूसरा सॉल्यूशन देखें. दूसरा है 8 मोलल. अगेन उसका 1 kg सॉल्वेंट लिया. 1 kg सॉल्वेंट लेंगे जब, तो उसमें 8 मोल H2SO4 मिलेगा. 8 मोल H2SO4 का मास कितना हो जाएगा? 8 × 98 ग्राम. और 8 × 98 ग्राम मतलब 8 × 64, 4 6 9 72 और 6 78, 784 ग्राम. मतलब सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? 1784 ग्राम. अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम देखो, 1.25 ग्राम दिया है डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं. 1784 अपॉन 1.25. 1.25 को क्या लिख सकते हैं? 1.25 को लिख सकते हैं 100/8. मतलब ये हो गया 1784 अपॉन 100/8. तो 100/8 इतना ml आ गया. ठीक है. तो अब 1784 अपॉन 100 इंटू 8 ml में 8 मोल H2SO4 है. जैसा पिछले बार किया था वही कर रहा. तो इसका भी हमने कितना लिया है? 100 ml लिया है. तो 100 ml में कितना मिलेगा? 100 ml में मिलेगा 8 मोल 8/1784 इंटू 8 इंटू 100 इंटू 100 ml. ठीक है. सॉरी 100/8 नहीं होता ये तो 10/8 होगा. 1.8 मुझे लगा 1.85 है, तो ये 10 कर दो 10 कर दो 10 कर दो. ठीक है. तो इतनी वैल्यू आ गई. 8 और 8 यहाँ से कैंसिल भी हो रहा है, और भी अच्छी बात है.
तो ये सॉरी मिलीलीटर नहीं, इतने मोल आ गया, तो ये आ गया 1000/1784 मोल। तो अब देखो, इसके 100 ml में इतना मोल है और इसके 100 ml में इतना मोल है, तो टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम मोलारिटी हो जाएगी। मोलारिटी दिस इज़ इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ये 1490 को देखो आंसर दूर दूर रिलेटिवली दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, तो हम इसको थोड़ा अप्रॉक्स कर लेते हैं। 5/14500 कर देते हैं इसको, तो ये 1/3 बन रहा है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 0.33 बन रहा है, ठीक है। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1784 है, तो 1780 ही मान लो। 178/1000 से डिवाइड करें अगर, तो ये कितने टाइम कैंसिल होगा, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 5 7 5 35 और नहीं 6 टाइम्स कैंसिल होगा। 8 6 48, 4 7 6 42 और 4 46, 4 6 का 6 और 4 10, 7 6 42 और 4 46, 1068। हाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.6 टाइम्स आ रहा है, तो ये आ गया 0.6। वाह, तो टोटल मास टोटल मोल्स कितने हो गए, 0.33 प्लस 0.6, और टोटल वॉल्यूम हो गया 200 ml। हाँ, 100 और 100 मिलाया हमने, तो मतलब 0.2 लीटर, तो ये इतना मोलर आ गया। अब ये आ गया 0.93, 0.2 को 10/5 लिख दो, 1/5 लिख दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 4.5 के आसपास, 4.5 4.6, तो 4.5 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन दिख रहा है। मैंने इतना सारे स्टेप्स मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व किया, मुझे सॉल्व करना रहता तो मैं जल्दी कर देता। बेंजीन डाइazonium क्लोराइड इन aqueous solution decomposes as this. The reaction follows first order kinetics. If Pt is the pressure of N2 at constant volume and temperature corresponding to different intervals of time, and Pf that after completion of the reaction. ठीक है, दो अलग अलग हमें एक्चुअली प्रेशर के टर्म में ही दिया हुआ है। जैसे इनिशियली तो सब एक्वस ही है और एक केवल N2 गैस बन रहा है, मतलब इनिशियली एक्वस है और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैसियस है। दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो उसको हमने सेम रखा है। अगर मान लो कि इनिशियली इसके N0 मोल्स रहते हैं, तो ये 0 था इनिशियली, इसमें X जाएगा तो ये X बन जाएगा, तो ये N0 माइनस X जब होगा तो ये X मोल्स बन जाएंगे सर, ठीक है। और अगर फाइनल हम देखें तो फाइनल ये पूरा N0 कंज्यूम हो जाएगा, तो ये N0 बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो हमें तो फर्स्ट ऑर्डर गिवन है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में, इस गिवन इसके रेस्पेक्ट में, इसको हम क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ऐसा फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, KT इक्वल टू A0 e⁻−KT, है ना। AT का क्या मतलब है, यहाँ पे हम मोल्स के टर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि N0 माइनस X इक्वल टू N0 e⁻−KT। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रेशर के टर्म में, मतलब हमें X के टर्म में चाहिए, तो ये हो जाएगा N0 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1 - X अपॉन N0, दिस इज इक्वल टू e⁻−KT। और अच्छा, हमें तो X चाहिए ना, X के टर्म में चाहिए, तो इसको हम लिख देते हैं X इज इक्वल टू N0 माइनस N0 माइनस N0 e⁻−KT, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा X माइनस N0 या N0 माइनस X, ये तो एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। N0 माइनस X जो है वो प्रेशर के टर्म में रिलेट हो जाएगा यहाँ से, है ना। मतलब अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो लॉग
मोल्स को प्रेशर में कन्वर्ट कर देंगे तो के की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, log n नॉट माइनस एक्स, दिस इज़ इक्वल टू log n नॉट, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो माइनस के टी आ जाएगा। तो मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो ये तो ठीक है, प्रेशर के टर्म में आ जाएगा। और स्लोप इसका क्या आ रहा है, माइनस के, और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, तो log n नॉट माइनस एक्स के जैसे। लॉग के साथ अगर आप वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर है तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ही लीनियर आएगा, तो ये क्योंकि स्लोप इसमें नेगेटिव आ रहा है तो log पी फाइनल जो जिसको हमने n नॉट लिखा माइनस एक्स, और ये प्रोपोर्शनल टू के है जो कि स्लोप इसका नेगेटिव है, तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, डाउन द ग्रुप क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होता है, तो सी एस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इन NH3 solution of Zn2 plus form this to increase the concentration of Zn2 plus। अच्छा उल्टा पूछ रहा मैं, Zn रिएक्शन करता है NH3 से, तो ये Zn NH3 होल ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस और प्लस बन रहा है चार्ज 2 प्लस, Zn2 प्लस मतलब एक्वस। अब देखो हमें बोल रहा है कि हमें Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, Zn2 प्लस चाहिए तो NH3 हटा दो, NH3 हटाने के लिए क्या ऐड कर दो, HCl ऐड कर दो, तो NH4 प्लस बन के ये कंज्यूम हो जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड आनी शुरू हो जाएगी, तो HCl करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ CO प्लस H2 जो है वो CH3OH प्रोड्यूस करता है, याद रखना पड़ेगा, जाके देखो NCERT में दिया हुआ है। अब बेकमैन थर्मोमीटर, ये मुझे भी नहीं पता, मैंने आज देखा ये लो टेम्परेचर मेजर करता है, बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको नहीं पता है तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री नहीं है। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20 के लिए अगेन आपको क्या चाहिए, पीरियड चाहिए कि पीरियड नंबर क्या है, तो नोबल गैस के लिए देख लो, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये है 2, ये है 10, ये है 18, ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, और इसके बाद 18 के बाद क्या शुरू होगा, फोर्थ पीरियड शुरू होगा, तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। व्हेन ड्राई क्लोरीन गैस इज पास थ्रू सिल्वर क्लोरेट, जब AgClO3 के साथ हम ड्राई क्लोरीन को पास करते हैं तो ये Cl2O बनाता है, बेसिकली ClO2 बनाता है, AgCl बनाता है और साथ में O2 गैस बनाता है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन Cl2 गैस है जो कि प्रोड्यूस करता है। इन द गिवन रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल, देखो ये फिर से फालतू क्वेश्चन दिया हुआ है और फालतू के रिएक्शंस पूछे हुए हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। रिएक्शन ये लेडरर मैनेस रिएक्शन, दुनिया में बहुत सारे रिएक्शन हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, ये बात इनको समझना चाहिए। ना जो पेपर दे रहा है वो भी इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, उससे को भी फालतू के रिएक्शन पूछे जाएंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा। डेकिन रिएक्शन भी अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक्चुअली ये डेकिन रिएक्शन ही है, CHO को जो इसमें हम OH में कन्वर्ट करते हैं। टाइमर रिएक्शन नहीं है, ऑब्वियसली उसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो बनता ही है। नाइट्रोसो रिएक्शन नहीं है, नाइट्रोजन ही नहीं दिख रहा है तो नाइट्रोसो कहाँ से होगा, तो डेकिन रिएक्शन ही है। द नंबर एवरेज, अगेन ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, हमें पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ऑफ पॉलीमर पूछ रहा है, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन से पहले। जो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास का एक मेजर है कि पॉलीमर में मॉलिक्यूलर मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, तो ये इसको हम ऐसे डी स्ट्रोक लिखते हैं, डी स्ट्रोक इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास MW/Mn। ये जो है ये है वेटेड एवरेज मोलर मास, और Mn जो है ये है नंबर एवरेज मोलर मास। तो बस ये अगर फार्मूला ध्यान है पता है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। 4000, ये दो नंबर दिए, एक दो नंबर एवरेज गिवन है और एक मास एवरेज गिवन, तो नंबर एवरेज नीचे आ गया 30,000 और मास एवरेज ऊपर है 40,000, तो ग्रेटर दैन 1 आ रही है। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही, इधर से अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड पास है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड पास है। ऐसे केसेस में ऐसे तो दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन अगर दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए तो फिर हमें अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ेगा। एल्कीन में ई ना रहा है, एल्काइन में आई ना रहा है, तो ई पहले आएगा, तो ई मतलब एल्कीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 2 पे मिथाइल है,
पेंटुइन 4 आइन। द डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O2 इज़ मोर दैन दैट ऑफ H2O। बिल्कुल सही बात है। H2O2 इज़ नॉट अ गुड सॉल्वेंट। क्यों सॉल्वेंट नहीं है? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सॉल्वेंट का मतलब ऐसा है जो कि स्टेबल रहे थोड़ा, ऐसा नहीं कि हम सॉल्वेंट में डालें और सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्शन हो जाए। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वॉलेटाइल है, तो फिर वो गड़बड़ करेगा। व्हाट इज़ X इन दी न्यूक्लियर रिएक्शन? देखें, अगर हम प्रोटॉन बैलेंस मास नंबर एटॉमिक नंबर बैलेंस करें तो 7 1 8, मास नंबर बैलेंस करें 14 और 1 15, सब बैलेंस है, तो X क्या है? एनर्जी है। एनर्जी मतलब गामा रे। सेलेक्ट द बेस्ट रिएजेंट टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग। OH इधर भी एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है और OH इधर भी एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है, जो कि इनोल बन के और फिर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कौन करता है? BH3NaOH के साथ। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, ये वाटर जो है एज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के जैसा एक्ट कर सकता है। डोनर का मतलब है कि अपना हाइड्रोजन दे रहा है शेयर करने के लिए विथ सम अदर H2O मॉलिक्यूल। और 3 ऐसे तो 3 डॉट से शो करते हैं H2O को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो मैं इस तरह से शो करते हैं। इधर भी 3 डॉट शो कर देता हूँ। तो ये है H2O और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो गया जो जिसमें ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर हो गया। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन दिस एट रूम टेम्परेचर इज दिस एंड दैट 698 केल्विन। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे इतना है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कम हो गया। हमें बताना है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर कुछ भी रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट मानो, और अगर हीट हम मान लेते हैं कि इधर है, इधर हीट जब हम लिख रहे हैं इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक है। अगर तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक तरह से क्यू बढ़ा रहे हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्यू बढ़ेगा तो फिर ली शैटलर्स प्रिंसिपल से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी क्यू कम करने के लिए, और बैकवर्ड जाएगी तो फिर के कम हो जाएगा। तो के यहाँ पे कम हो रहा है, इसका मतलब है कि क्यू जो है वो राइट साइड में है, और क्यू राइट साइड में है, मतलब कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक बोल सकते हो क्योंकि इंथैल्पी से एक्सर्गोनिक वर्ड को रिलेट करते हैं। एक्सोथर्मिक ऐसे देना नहीं चाहिए, एक्सर्गोनिक और एक्सोथर्मिक दोनों लिख के दे दिया बेटर, तो फिर एक्सर्गोनिक के साथ ही जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर पोजिशन आइसोमर? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल आइसोब्यूटेन बनाया और आइसोब्यूटेन पे OH लगा दो, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है क्या? तो ये है, तो इसमें तो चेन का नंबर ही डिफरेंट हो गया, तो ये तो चेन आइसोमर है ना कि पोजीशन आइसो। इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है, तो ये तो नहीं होगा। आइसोब्यूटाइल और टर्ड ब्यूटाइल, हाँ टर्ड ब्यूटाइल के साथ सही है। टर्ड ब्यूटाइल में इस पोजीशन पे अटैच्ड है, तो और इसमें केवल बेसिक स्केलेटन तो सेम है, आइसोब्यूटाइल है। यहाँ पे अटैच कर दो तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, यहाँ पे अटैच कर दो तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, तो बी पोजीशन आइसो। N2O2 से NO बन रहा है, Kc की वैल्यू दी हुई है। व्हेन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्शन इज 0.5 मोल, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मोल दिया है बेवकूफ़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kp एट द सेम टेम्परेचर? देखो, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में दिया है कि 0.5 मोल है, मोलर लिखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? खैर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kp एट द सेम टेम्परेचर? तो Kc हमें गिवन है 0.1 और Kp पूछ रहा है। Kp और Kc आपस में सिंपल इस फार्मूले से रिलेटेड हैं, और इस फार्मूला जो है ये कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट तो कॉन्सेंट्रेशन से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और डेल्टा एन कितना होगा? डेल्टा एन प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, गैसेस मोल्स, तो 2 इधर है और 2 इधर है, तो 0 हो गया। तो ये Kp बराबर Kc हो जाएगा, मतलब 0.1 हो जाएगा।
44 नंबर पे देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिकुलर मास 60U इज़ फाउंड टू कंटेन कार्बन 20% है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है और नाइट्रोजन इतना परसेंट है। तो परसेंट में दिया हुआ है तो हम 100 ग्राम मान लेते हैं टोटल सैंपल। अगर हम 100 ग्राम सैंपल मानेंगे, सिंपल है कि कार्बन हो जाएगा 20 ग्राम, हाइड्रोजन हो जाएगा 6.67 ग्राम, नाइट्रोजन हो जाएगा 46.67 ग्राम। ऑन हीटिंग NH3 अलॉन्ग विथ रेसिड्यू, रेस्ट बीइंग ऑक्सीजन। अच्छा, रेस्ट ऑक्सीजन है तो कितना बचा ऑक्सीजन? 46.67, 6.67 और 20, इनको ऐड कर दो, 7 7 14, 6 6 12 और 1 13, 6 6 12, 1 13, 4 2 6 और 1 7, 73.34, मतलब 6 आ जाएगा इधर। तो ये बन गया 174 मतलब 26.66। सबके मास आ गए किसमें? ग्राम में। अब मोल निकाल लेते हैं। 20/12, 6.67/1, 46.67/14, 26.66/16। फटाफट इसको डिवाइड करो, 12 1 का 12 और ये कितना बच गया? 8, 80। तो 12 छक 72, 12 छक 72, 1.66, 14 3 42, तो फिर 46 हो गया, 14 3 42, 3.33 आ जाएगा। 16 छक 16 का 16, 106 मतलब 16 छक 96, 1.66 आ जाएगा। 1.67 कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट है उससे डिवाइड कर देते हैं, मोल अपॉन स्मॉलेस्ट मोल। तो 1.66 अपॉन 1.66, 6.67 अपॉन 1.66, 3.33 अपॉन 1.66, 1.66 अपॉन 1.66। कैंसिल, ये कितना आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है क्या? 5 नहीं, 6 नहीं, 5 5 6 85, 6 35 3, 6 35 और 3 33, 5 3 8 नहीं 4, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25 26, 4 1 4 और 2 6, 4 टाइम्स लगभग कैंसिल हो रहा है। और ये तो कितना टाइम होगा? 16 दूनी 32 है, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 1 टाइम कैंसिल। मतलब कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है। और द कंपाउंड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिकुलर मास 60U is found to contain this. On heating it give NH3 along with residue, solid residue. The solid residue gives violet color with alkaline copper sulfate solution. ठीक है, ये सब NH3 का रिएक्शन ये सब शो कर रहा है। एनीवे हमें 60U दिया हुआ है इसका मास, तो अगर इसका मास निकाले तो 12 + 4 + 28 + 16, 16 और 4 20, 20 और 28 और 12, 28 और 12 40 और 20 60। तो फिर यही है इसका मॉलिकुलर फार्मूला, CH4 एक ही कार्बन है, इसमें तो 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, यही है CH4N2O, वाह। तो ये यूरिया। अब देखें एक बार दोबारा इसको पढ़ें। ऑन हीटिंग इट गिव NH3 अलॉन्ग विथ सॉलिड रेसिड्यू। तो हीट कर रहे हैं तो एक तो NH3 निकल रहा है और सॉलिड रेसिड्यू क्या निकल जाएगा? NH3 निकल जाएगा तो ये अमाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H और NH2 बन जाएगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस H2 गैस? H2 गैस जिंक और NaOH के साथ ही रिएक्शन, Zn और NaOH के साथ रिएक्शन होती है, तो Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2, तो यही है जो कि H2 गैस रिलीज़ करता है। बाकी AuNaCN के साथ तो नहीं निकलता, इनके साथ तो NO2 गैस निकलती है और इसके साथ NO2 + O2 गैस निकलती है। ठीक है, होपफुली आपको ये सब क्लियर होगा। तो ज़्यादा ये सब जो फालतू के रिएक्शंस रहते हैं इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो और इफेक्टिवली सॉल्व करो, एफिशिएंसी से सॉल्व करो, वो ज़्यादा